बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। आपने मुल्क की सियासत को ड्राई क्लीन होते देखा है, सियासतदानों को सियासी ड्राई क्लीनिंग मशीन में ड्राई क्लीन होते देखा है, लेकिन अब तो एक जमात खुद बहसियत एक जमात के तौर पर ड्राई क्लीन होने के लिए तैयार है। और जो नया मंजन बेचा जा रहा है या बेचने की कोशिश की जा रही है वो सिर्फ एक है और वो है पाक फौज जिंदाबाद। ये नारा तो मुल्क के तूलो अर्ज में हर जगह लगाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस बयानिए से जो कि इमरान खान साहब, जो कि अब कुछ दिनों में साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता तौर पर हो जाएंगे, उनका बयानिया था जिसमें वो बाकायदा तौर पर टेक ऑन करते थे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की फौज को। कभी मीर जाफर मीर सादिक कह के, कभी हाजिर सर्विस अफसरान को अपने कत्ल की साजिश का मुल्जिम गर्दानते थे, कभी लंदन प्लान की बात करते थे, कभी ये कहते थे अगर जो हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उसके जिम्मेदार मुल्क के मौजूदा आर्मी चीफ हैं। ये वो बयानिया था जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान सामने लेकर आए। उन्होंने पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर इस गुब्बारे के अंदर इतनी हवा भरी कि उसकी एक नहायती भद्दी और नहायती बेरहम तस्वीर हमारे सामने झलकी, और वो था 9 मई का वो अफसोसनाक दिन, जिस दिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर बाकायदा तौर पर चढ़ाई की गई और एक तबाही का मंजर देखने में आया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या ये तमाम बयानियां आज की हालात के अंदर किसी तरह के अताब से बचा सकता है? क्या उनके लिए कुछ स्पेस क्रिएट कर सकता है? साथ ही साथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि ये कहती थी कि इमरान खान को कोई माइनस नहीं कर सकता, इमरान खान के गिर्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत घूमती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताहयात चेयरमैन इमरान खान ही रहेंगे, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना नया चेयरमैन इलेक्ट करने के लिए बेकरार है, बेताब है। क्योंकि सिंबल ज़्यादा ज़रूरी है, चेयरमैन तो आते जाते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है उससे कुछ फ़ायदा हासिल होगा या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से भी क्या जज्बाती बयानात देती थी, ज़रा सुनिए। अब ये वक्त की सितम ज़रीफ़ी है कि आज हालात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना नया चेयरमैन इलेक्ट करना पड़ रहा है। गौर खान साहब बेशक हिमायत याफ्ता है इमरान खान साहब के, लेकिन कम से कम जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो यही बता रही है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं रह सकते। सवाल ये भी है कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान साहब को एक तरह से माइनस किया जा रहा है या वो माइनस हो रहे हैं हालात के पेश नज़र, वहाँ सवाल ये भी है कि मुल्क के अंदर सिविलियन स्पेस जिस तरीके से एरोड हुई है, इसके ऊपर अंसार भाई साहब ने बड़ा बेहतरीन अपना आर्टिकल भी लिखा है, आज इसके ऊपर खबर भी है, बाकायदा तौर पर उसके ऊपर तज्जिया और तबसरा भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल अहम है कि जहाँ ये हो रहा है, क्या वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर इस बात की सोच अब मौजूद है कि बेशक मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से चौथी दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन जितनी तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर सिविलियन स्पेस एरोड हुई है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर किसी भी वज़ीर आज़म के लिए सिविलियन स्पेस कम हुई है, क्या मियां नवाज शरीफ साहब जो कि हमेशा से जाने जाते हैं कि जब वो इक़्तिदार के अंदर आते हैं वो असर्ट करना चाहते हैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जब भी उनको इक़्तिदार मिला 3 दफ़ा वो मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, तीनों दफ़ा अपना इक़्तिदार मुकम्मल नहीं कर पाए, अपना टेन्योर मुकम्मल नहीं कर पाए। लेकिन अगर वो इस दफ़ा आते हैं तो किस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ मियां नवाज शरीफ साहब को करने पड़ेंगे आज के हालात को देख कर। क्योंकि कहा यह जाता है कि जो पहले था वो हाइब्रिड था, फिर हाइब्रिड प्लस आया और अब हाइब्रिड प्रो मैक्स आने के लिए तैयार है। तो क्या ऐसे हालात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद को ब्रेस कर रही है कि इस तरीके से एक लिमिटेड सिविलियन स्पेस के अंदर एक्सरसाइज की जाएगी वो ताकत जो कि किसी भी वज़ीर आज़म के पास होती तो है, लेकिन वो किस हद तक एक्सरसाइज कर सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक वफाकी वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपका। मेरे उस्ताद जनाब नुसरत जावेद साहब मौजूद हैं, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ मुल्क की सियासत को बनते बिगड़ते सिविलियन स्पेस को कम होते उन्होंने बड़े अरसे से बहुत क्लोजली देखा है। बहुत शुक्रिया जनाब नुसरत जावेद साहब आपका। और जनाब अतर काज़मी साहब मौजूद हैं, मुल्क के सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ा बेहतरीन तज्जिया देते हैं आज के हालात के ऊपर, ज़रा उनके ऊपर भी उनके साथ भी बात कर लेते हैं। ज़रा इस बात का आगाज़ अगर इस बात से किया जाए, खुर्रम साहब मैं चले आपसे ही आगाज़ इस बात से कर लेते हैं। बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसाइल अपनी जगह, लेकिन जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
एक सेटबैक मिला। इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल के अंदर हैं, बहुत सा रगड़ा लग रहा है। वहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि बेशक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद को बड़ा गिफ्टेड महसूस कर रही है कि भाई इस वक्त तो मैदान खाली है, हम इक़्तिदार में भी आ जाएंगे और शायद मामलात भी आसान हो जाएंगे, लेकिन जितनी सिविलियन स्पेस कम हो चुकी है, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा मुश्किल होगा चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म चले बन जाना, लेकिन चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर फंक्शन करना, क्योंकि हर जगह हर एंड के ऊपर आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान के रियासती इदारे ज़्यादा असर्ट कर रहे हैं, SIFC की सूरत में हो और मामलात हों, जबकि जो सिविलियन स्पेस है वो बड़ी कम हो चुकी है। तो क्या मुस्लिम लीग नून ने ये सोच रखा है कि कम वक्त में इक़्तिदार में आना है, एडजस्टमेंट्स करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके, लेकिन आना है? मुनीब साहब, आम तौर पे हम सब की ख्वाहिश होती है जैसे आज पाकिस्तान बना है और आज ही सारा कुछ तब्दीली जो आ रही है जी। हकीकत ये है कि सिविलियन स्पेस इस मुल्क में एक्सेप्शन है और ज्यादा अरसे में हमारे सामने फौजी आमरीतें या उनकी मुख्तलिफ अशकाल रही हैं जी। या अगर महमद फराज के अल्फाज इस्तेमाल तो जमहूरियत का मुहासरा तो पहले दिन से जारी है। तो लिहाजा ये कहना कि जी सिविलियन स्पेस, हम गालिबन ये कह सकते हैं कि 2007 और 8 वाली सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसमें अब एक खौफनाक तजर्बा इमरानी के बाद जो कि एक एक्सट्रीम फॉर्म थी, हमें दोबारा से क्रिएट करना है पाकिस्तान की जमहूरियत को, और ये तभी जनरेट होता है, ये भी हम सब की अगर तारीख ने कुछ सबक सिखाया और हम सीखना चाहें, जब पाकिस्तान के हालात इतने खराब होते हैं कि बिल आखिर सिविलियंस के हाथ में कोई ना कोई उन्हें पकड़ाना पड़ता है मामला, और वो सिविलियंस जो उनकी जो है वो उनके तराशे हुए सनम ना हो। तो उन्होंने एक मैक्सिमम फॉर्म का तजर्बा किया इमरान खान की सूरत में, जिसके लिए फिर नवाज शरीफ के हकूक को पामाल किया गया, उनके साथ नाइंसाफी की गई, पूरा मीडिया जो है वो अंगूठे के नीचे आया, पाकिस्तान की अदालतें अंगूठे के नीचे आई, लेकिन अब ये एहसास हुआ है कि उसके नतीजे में इतनी बड़ी तबाही हुई है। खुर्रम साहब, ये तजर्बा इमरानी कलामी, सर जरा फरमाइएगा, इस पे भी रिफ्लेक्ट कीजिएगा। तजर्बा इमरानी के बाद तजर्बा PDM भी हुआ, तजर्बा शहबाज शरीफ भी हुआ, उसके अंदर भी नाकिदीन ये कहते हैं कि बहुत कुछ सुकड़ गया, जो बचा कुचा था भी वो भी सुकड़ गया, जो किसी भी वज़ीर आज़म के पास होता है। जी, लोग तो ये बात करेंगे, लेकिन हर लिहाज से तजर्बा इमरानी के बाद आप मुशत के बारे में जरूर बहस कर सकते हैं कि जी महंगाई बढ़ी, उस पर हमारा नुक्ता नजर यही है कि ये भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसके मुज़मरात थे जिनका हमें सामना करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान की जो सिविलियन अथॉरिटी है, उसकी कैपेबिलिटी, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स में है, चाहे वो सिक्योरिटी अफेयर्स में है, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की मुईशत और जमहूरियत को संभालने के मामले में, अब हम दोबारा से एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां हमें ये इसका आगाज करना है और सिविलियन स्पेस को बढ़ाने की भी जिम्मेदारी है, और वो तभी होगी अगर मुईशत में, फॉरेन अफेयर्स में, सिक्योरिटी इश्यूज में जो भी सिविलियन गवर्नमेंट पाकिस्तान की आप बढ़ाने आएंगे या एडजस्ट करने खुद को आ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज की सूरत में आएंगे कि भाई नहीं हमने लड़ाई नहीं लड़नी, क्योंकि रिसेंटली कुछ बयानात लिए, फिर शहबाज शरीफ साहब को लंदन जहाज पे दौड़ के जाना पड़ा था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर वो मेरे ज़हन में जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो बड़ी खतरनाक है। फिर इस्तदा ये है कि आपने नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर की तकरीर के चंद जो कलीदी जुमले थे वो गौर से नहीं सुने, जिसमें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में ये खिलवाड़ दोबारा नहीं होने देंगे। जी जी। उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात की, उन्होंने ये तमाम इश्यूज जो हमारा एजेंडा था, सिर्फ हमारा एजेंडा ये नहीं है कि हम अफवाज पाकिस्तान को जानवर कहें, हमारा एजेंडा नहीं है कि हम उन्हें गद्दार, मीर जाफर, मीर सादिक कहें। ठीक है, जो सिविलियन, ये बात मुनीब साहब बड़ी कलीदी है आज की डिस्कशन में कि अफवाज पाकिस्तान को जानवर कहना सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग नहीं, ऑफ कोर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हाँ, बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी बात को एंडोर्स करता हूं, तनकीद करना या उनको बुरा भला कहना, लेकिन सिविलियन वज़ीर आज़म, सर किसी भी वज़ीर आज़म के पास इख्तियार क्या होगा? मुझे सिर्फ जवाब चाहिए ना सर। एक सेकंड, इमरान खान सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग नहीं लड़ रहे थे, उन्होंने बिल आखिर 9 मई को जो उनका नजरिया था कि जत्थे के जरिए यानी फाशिज्म के जरिए वो रियासत पर कब्जा करना चाहते थे, वो नाकाम हुए। आज भी वो सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग नहीं लड़ रहे। सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग किसी ने लड़ी है
उसका नाम मोहम्मद नवाज नहीं, वो इस दफा लड़ने आ रहे हैं या सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग अभी पीछे है सर, बैक बर्नर पे लग रही है मुझे, तो वो सच्ची बात है। मैं एज क्रूड एज इट मे साउंड, बट मुझे लग रहा है कि वो इट्स नॉट अ प्रायोरिटी नाउ, हो सकती है। लेकिन इस वक्त फ्रंट बर्नर पे पाकिस्तान की मईशत, बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से जुड़ी हुई है, बिल्कुल ठीक, फ्रंट बर्नर पे वो है। जैसे ही वो मामलात आप देखेंगे बेहतर होंगे, तो फिर तो लड़ाई ला रही है, ये भी इशू चलेगा। और इसमें जो पहला फर्ज है हमारा, अगर अल्लाह ताला हमें ये मौका देता है, वो पाकिस्तान की पार्लियामान की तौकीर बहाल कर। बिल्कुल ठीक। अच्छा नसीर साहब, ये फरमाइएगा सर, ये बैक बर्नर पे है सिविलियन सुप्रीमेसी, वो वैसे तो वोट को इज्जत दो भी पहले बैक बर्नर पे था, अब तो मुझे लगता है बर्नर से उतर के कहीं पड़ा हुआ है। तो मुझे ये फरमाइएगा कि सवाल भी ये है, और तज्जिया बहुत से लोग इस पर कह रहे हैं कि जितना शहबाज साहब का तो आपको पता है उनकी पॉलिसी बड़ी फ़र्क है, वो उनकी सोच भी सियासी बहुत फ़र्क है। मियाँ साहब सब्सक्राइब्स टू अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आपके नज़दीक मियाँ साहब अगर इलेक्ट होके आते हैं चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म, उनके लिए आसान होगा या ही विल बी वेरी अनकंफर्टेबल कि यार ये तो जगह ही बड़ी घट है, मैं की करना है? मुनीब साहब, एक तो ये है कि मैं बहुत सारे अपने मुस्लिम लीग के दोस्तों की तरह, और आपकी गुफ्तगू से भी मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है जी कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार हो चुकी है। जी बिल्कुल। इस नुक्ता नज़र से भाई साहब, मैं आई सी अ लॉट ऑफ स्लिप्स बिटवीन कप्स एंड लिप्स। एब्सोल्युटली। मेरी बार बार सुई वही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल किया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है, उसको अनडू कैसे करना है सर, जो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर मुझे समझा सकते हैं एज अ यानी प्रैक्टिसिंग लॉयर। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि फ़र्ज़ किया मुझे कुछ ये एहसास हो रहा है कि शायद 8 फरवरी के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नवाज शरीफ साहब को फास्ट ट्रैक जो है गुंजाइश शायद ना मिल पाए। अच्छा, देखिए ना जी, 54 दिन हैं, उसमें एतराज़ात होंगे, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। इतना फास्ट ट्रैक आपका अदालती निज़ाम किसी एक शख्स को, मेरी दानिश में, हो सकता है मोजज़े होते हैं और आजकल दुनिया भी फास्ट ट्रैक है, फास्ट फूड का दौर भी है, शायद हो जाए, लेकिन वो लगेगा भी ज़रा काफ़ी कि यार बहुत ही काली है ना, तो थोड़ी सी डिसेंसी भी होती है। एक बात यार सर एक वैसे शादी हो चुकी होती है, एक मामले में बरी हो गए, दूसरे की अपील अगले हफ्ते लगी हुई है, फिर रह जाएगा मामला वो सुप्रीम कोर्ट वाला ही कि वहाँ से तायात नाअहली हुई है। उसका जवाब मुस्लिम लीग नून के पास ये है कि हमने जी इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर ली है। अब वो आपका बात दुरुस्त है कि वो फिर रिटर्निंग अफसर उस पर क्या कहता है, वो बात की बात। सर मैं एक दो अफराद के नाम, जाहिर है कि जो ऑफ द रिकॉर्ड होता है, बहुत हम तो पुरानी वजह के सहाफ़ी हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड होता है जी। मुझे काफ़ी जो लीगल्स हैं जिनकी लॉयल्टी जो है मियाँ साहब के बारे में, मुझे उसके बारे में इतना भी शुबा नहीं है। वो मुझे ये कहते हैं कि साहब जब भी हम सोचते हैं तो आपकी बात में वज़न लगता है। तो आई थिंक दे आर ऑलमोस्ट एडमिटिंग इट। मुझे लग रहा है कि जैसे पंजाब में एक मरतबा खोसा साहब आए थे, फिर शहबाज साहब आए थे, जी। शायद कुछ इस तरह का होगा। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है जी कि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि 8 फरवरी को क्या होना है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपने डिलीवर करवाना है मियाँ साहब को चौथी मरतबा उनके ज़रिए, तो साहब सादा अक्सरियत नहीं बल्कि भारी भरकम अक्सरियत उन्हें मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। क्या वो मैनेज हो सकती है, क्या वो 8 फरवरी के दिन मिल सकती है या नहीं, इट्स ये एक मेरी दानिश में एक्स फैक्टर है। अब फ़र्ज़ करें लो टर्न आउट होता है भैया 8 फरवरी के दिन जी, और एक स्प्लिट किस्म का मैंडेट आता है, तो उसमें आई सी इट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट कि मियाँ साहब अपनी सियासी खेल और कैरियर के आखिरी इनिंग्स में ही वुड वांट टू बी नोन एज एन इलेक्टेड अनवारुल हक काकड़। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि वो शायद अनवारुल हक काकड़ 2 नहीं बनना चाहेंगे, जिनके साथ ये तोहमत भी लगी है कि वो इलेक्ट हुए हैं। मेरा ख्याल है। मतलब आपको लगता है कि मियां साहब वुडंट वांट टू बी अ कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर? मतलब सर अगर मैं आपकी बात का प्रभाव हूं, सर कॉम्प्रोमाइज हो या ना हो, लेकिन वो स्पेस ज़रूर चाहेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि भाई साहब ये एक यानी मेरा रोज़ का एजेंडा किसी और ने तय किया हो। आजकल प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपको पता है बाकायदा यानी कि 5
वेल प्लेस्ड लोग हैं जो डे का एजेंडा प्राइम मिनिस्टर के लिए तैयार करते हैं जी सर, और वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं हैं, ठीक है जी, और ना ही वो पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं। इससे ज़्यादा ज़बान ना खुलवाएं, हम जारी रखें अपने प्रोग्राम। बिल्कुल सर, मैं भी चाहता हूं कि तो आई डोंट थिंक मियाँ साहब जी, आपकी बड़ी मेहरबानी भैया। तो मैं नहीं इमेजिन कर रहा कि मियाँ साहब अपने सुबह का के व्हाट टू डू टुडे वाला एजेंडा जो है वो अपनी मेज पर देखेंगे कि भी आज मुझे ये करना है। ठीक हो, आई डोंट एंटिसिपेट आई डोंट थिंक सर शहबाज साहब माइंड करते हैं इस बात को। ही डजंट माइंड के एजेंडा कोई नहीं, ही वुड लव टू जी, ही इज अ डिलीवरर। उनका तो ये है ना, किसी ने भी एजेंडा बनाया देखें वो ही इज वेरी क्लियर हेडेड, यस, कि वो ही इज डिलीवरर। उनको आज का अपने एजेंडा दे दिया, वो आपको शाम 5 बजे तक डिलीवर करके कहेंगे कि देखें जी वेल डन। और वो वेरी गुड लेने के भी ही लाइक्स टू गेट दीज गुड मार्क्स। 5 नंबर सफाई के बारे में नहीं, मैं सिर्फ मियाँ साहब की, मैं सिर्फ नवाज शरीफ साहब की, उनको सफाई तो बहुत ही उम्दा होती है, तो आप जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। तो मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि 2 चीज़ों को जोक्स अपार्ट अगर बहुत ही हम फोकस गुफ्तगू करें जी, तो नंबर 1 मेरा नहीं ख्याल कि अगर लो टर्न आउट आता है और एक स्प्लिट मैंडेट होता है तो जिस हम सिविल सुप्रीमेसी की तो बहुत दूर की बात है, सिविल स्पेस को एक्सपेंड होगी। बिल्कुल ठीक। और अगर सिविल स्पेस एक्सपेंड होने का मैंडेट नज़र ना आया 8 फरवरी के दिन, तो आई हैव सीरियस डाउट्स कि विद दैट स्पेस मियाँ साहब वुड वांट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द ये दैट्स अ वेरी, ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये बड़ा अहम पॉइंट है। अब अतर साहब, मुझे आपके मुताबिक, आपके नुक्ते नज़र में जो बात खुर्रम साहब की है वो उसका बहुत एहतराम है। उनका ये ख्याल है कि नहीं, हमने कोई सिविलियन सुप्रीमेसी के गाब में गाली नहीं देनी फ़ौज को, या किसी को नाक मुंह नहीं चढ़ाना, किसी के नाम नहीं रखने, और वो सिविलियन सुप्रीमेसी को इनफैक्ट उन्होंने एडमिट कहा भी है, राइटली सो, कि नहीं वो अभी प्रायोरिटी भी नहीं है, अभी तो मुल्क को चलाना है, मईशत ठीक करनी है। बट जो नुसरत साहब कह रहे हैं कि इवन तो उन्होंने भी फरमाया कि भाई नहीं, शायद मियाँ साहब भी वी वुड नॉट वांट टू बी अनवारुल्लाह काकड़ पार्ट 2। तो फिर क्या चॉइस है? मतलब लगता तो फिर यही है कि पीएम मियाँ साहब नहीं चाहेंगे कि इतनी लिमिटेड स्पेस के साथ वो इलेक्ट भी हों, आएँ और कुछ कर भी ना पाएँ, या उनके पास करने के लिए हो ही कुछ ना ज़्यादा। देखिए, एक तो पहले मैं थोड़ा सा ये जो हमारा केयर टेकर सेटअप है उसके हवाले से अक्सर तनकीद की जाती है और बार बार कहा जाता है कि अनवारुल्लाह काकड़ पार्ट 2 कोई नहीं बनना चाहेगा, लेकिन ये जो इस वक्त हमारा केयर टेकर सेटअप है ये बिल्कुल यूनिक है। कभी इतने हमने बाख्तियार केयर टेकर्स नहीं देखे। अनवारुल्लाह काकड़ साहब की आप मिसाल ले लें तो वो दुनिया के कितने ममालिक घूम चुके हैं। आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई निगरान वजीर आजम इतने गैर मुल्की दौरे उसने किए हैं। दूसरी तरफ अगर आप पंजाब में देख लें, हमारे जो पंजाब के वजीर आला हैं, आज उन्होंने अपनी निगरानी में एक बकरी का अल्ट्रासाउंड भी करवाया। उसकी वीडियो भी हमने देखी। जी, बकरी का अल्ट्रासाउंड उन्होंने करवाया, कहीं पे वो गए हुए थे। अच्छा। और वो चेक करने गए हुए थे। तो आज तक हमने ये भी नहीं देखा। हमने बहुत कुछ देखा कि वजीर आला, वजीर आजम नाले खुलवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, पुल चेक कर रहे हैं, लेकिन तारीख में पहली दफा बकरी का अल्ट्रासाउंड मोहसिन नकवी साहब ने अपने सामने करवाया और उसकी बाकायदा वीडियो जारी की गई। तो केयर टेकर्स तो बड़े बाख्तियार हैं, वो तो बकरी का अल्ट्रासाउंड भी करवा लेते हैं। उनको मैं ये नहीं मानता कि वो जो है ऐसे हैं कि उनको सामने रख के हम किसी और पे तनकीद। उनको बाख्तियार वैसे किसने बनाया है आपके ख्याल में अतर काज़मी साहब? जान की अमान पाऊं तो मैं पूछूं। अब बकरी का अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कितना इख्तियार आपको चाहिए? आप खुद ही करवा सकते हैं। तो वो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता उसके। अच्छा। लेकिन देखिए, यहाँ पे इशू ये है कि जो मियाँ साहब का इशू है, जो अब मियाँ साहब अगर वजीर आजम बनेंगे तो वजीर आजम मियाँ साहब उस सूरत में बनेंगे, देखिए उनके लीगल मसाइल भी हैं, उनके दीगर मसाइल भी हैं। एक जो बयानिए की बात होती है कि वो बैक बर्नर पे चला गया, वो बैक बर्नर नहीं, वो फ्रीजर में चला गया। अच्छा। वो बिल्कुल फ्रीज हो गया। लेकिन जो फ्रीज चीज हुई होती है वो किसी टाइम भी बाहर आ सकती है, खराब नहीं होती, जो है वो खराब नहीं होती है। यही मैं वही अर्ज कर रहा हूं, वो खराब नहीं होती, वो फ्रीजर में है। अगर नून लीग को ज्यादा सीटें मिलती हैं, जिसका बार बार मुतालबा भी किया जाता है और इस तरफ इशारा भी किया जाता है कि जी अगर आपने मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लाना है तो एक मेजॉरिटी से एक हुकूमत आनी चाहिए। अगर ज्यादा सीटें मिलती हैं तो फिर मुझे लगता है कि मियाँ साहब वजीर आजम बनेंगे और फिर आप एक पुश बैक देखेंगे, जो मियाँ साहब का एक रवायती पुशबैक होता है और जो एक किसी भी डेमोक्रेटिक लीडर का राइट है कि वो अपनी स्पेस क्रिएट करता है। लेकिन अगर एक इस तरह की हुकूमत आती है जहां पे डिफरेंट इत्तेहादियों ने मिलकर हुकूमत बनानी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो सूट करेगी मियाँ साहब को, और मियाँ साहब उनको लेके चलेंगे। और इसी वजह से मियाँ साहब के जो करीबी दोस्त हैं, जो करीबी उनके सियासी रफीक हैं, वो ये बात करते हुए बार बार सुनाई देते हैं कि जनाब इतना मैंडेट होना चाहिए कि सादा अक्सरियत तो कम से कम हो ताकि हुकूमत हम चला सकें। तो इस वजह से मैं ये
समझता हूं कि अगर एक हंग पार्लियामेंट होती है और एक कोलिशन गवर्नमेंट आती है, मुझे उसमें मियां साहब वजीर आजम बनते हुए नजर नहीं आ रहे, और वो हो सकता है कि अपनी चॉइस से ही वजीर आजम ना बने। मतलब आपके नजदीक अगर कानूनी मसाइल दरपेश नहीं भी होते तब भी मियां साहब, आपको भी, आप नुसरत साहब की बात से इसका मतलब है आप भी एग्री करते हैं जो उन्होंने फरमाया कि नहीं चाहेंगे मियां साहब के ऐसी सूरत हाल में वो वजीर आजम बने, और कम से कम वो एक लो टर्न आउट वाले इलेक्शन के नतीजे में वज़ीर आज़म बने हैं। मेरे ख्याल में यही अतर साहब आप भी ये कंफर्म कर रहे हैं? एग्जैक्टली, मैं यही समझता हूँ। ठीक, अच्छा मैं जरा तरीके इंसाफ के ऊपर आ रहा हूँ, एक मुख्तर सा ब्रेक है, वापस आते हैं। इमरान खान की जमात ने कहा पाक फौज जिंदाबाद, नारे लग गए। अब मसला ये है कि इसके अंदर वैसे तो बहुत अच्छा नारा है, दिल को लगता है, हर पाकिस्तानी के दिल को लगता है, वो दुनिया के किसी हिस्से में हो, कि पाक फौज जिंदाबाद, असासा है फौज हमारी। लेकिन इमरान खान साहब की जमात की ये सर्वाइवल की जंग है, और सर्वाइवल की जंग में जो वाहिद लाठी है हाथ में, वो ये कि इस लाठी को पकड़ ले तो नैया पार लग जाएगी, और वो कैसे लगेगी वो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। पाक फौज जिंदाबाद, ये नारा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और क्या ये नारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात आसान कर सकता है या नहीं? आज 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर भी नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया है। 8 मुल्ज़िमान का नाम लिया गया है, लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें इमरान खान साहब शामिल हैं, बुशरा बीबी साहिबा शामिल हैं, जुल्फी बुखारी साहब शामिल हैं, फरा गोगी साहबा यानी फरत शहजादी साहबा शामिल हैं, इसके अलावा मलिक रियाज साहब हैं, उनके साहबजादे अली रियाज मलिक साहब हैं, ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब हैं और शहजाद अकबर साहब हैं। 8 लोग हैं जिनको नैब ने अपने इस रेफरेंस के अंदर नामजद किया है। लेकिन नारा ये लगाया जा रहा है, क्या ये नारा बचा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अताब से? अदर काज़मी साहब, मैं क्योंकि आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा इस सेगमेंट, आपके नज़दीक इज़ इट टू लिटिल टू लेट, या कुछ मदद मिल जाएगी इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, ऑब्वियसली थोड़ी सी सियासी स्पेस लेने के लिए उनको अपना जो बयानिया है, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि खान साहब ने एक वाज़ेह मौक़िफ़ लिया था कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई और उसके अंदर कुछ किरदार शामिल हैं, और वो सारा अब तारीख का हिस्सा है। लेकिन अपनी स्पेस क्रिएट करने के लिए, और दूसरा वो जो ये समझते हैं कि जो उनके सियासी मुखालिफिन हैं वो इस चीज़ को अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तासुर ये दे रहे हैं कि हम 13-14 जितनी भी जमातें इकट्ठी हैं, हमारे साथ तो उसका मुकाबला ही नहीं, उसका मुकाबला रियासती इदारों के साथ है। तो ये तासुर ज़ाहिर करना बड़ा ज़रूरी है, और इसमें काफ़ी हद तक इमरान खान खुद भी वो ब्लेम उनके ऊपर आता है, उनकी जमात पे आता है, जिस किस्म का मौक़िफ़ बनाया गया था। अगर उस वक्त वो अपनी बहस को सियासी मैदान में रखते तो हो सकता है कि चीज़ें इस नहज पे ना पहुंचती। इसमें यकीनन दो राय नहीं है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से खान साहब के जो ताल्लुकात हैं वो कोई मिसाली नहीं है, और वो माजी की इस्टेब्लिशमेंट से ही खराब हो गए थे। उसमें उनका अपना भी कसूर है जिस किस्म की उन्होंने सियासत की, लेकिन उनके लिए जो बड़ा इशू होगा वो उनके वोटर सपोर्टर का होगा। इशू ये है कि मियां साहब का जो वोटर है, वो चाहे लंदन से वो जवाब मांगते रहे, वो जिस किस्म का बयानिया लेते रहे, ख्वाजा आसिफ जिस मर्जी किस्म की तकारीर करते रहे, लेकिन जब उन्होंने अपना बयानिया तब्दील किया तो चीजें सेटल हो गई। लेकिन खान साहब जिस नहज पे बहस को लेके गए थे, क्या वहां से उनके लिए वापस आना आसान होगा? क्या उनका वोटर सपोर्टर उनके पीछे वापस आएगा? ये चीज भी तो उनको देखनी पड़ेगी ना। पहले आप चीजों को उस नहज पे लेके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये खुर्रम साहब, इससे पहले कि मैं नुज़र साहब से इस मामले को कंक्लूड कराऊं, मुझे जरा ये बताइएगा, मियां नवाज शरीफ साहब ने गाली किसी को नहीं दी, नाम किसी के नहीं रखे, लेकिन पीडीएम के जलसों में उन्होंने साबिक आर्मी चीफ का नाम लिया, उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लिया और कहा कि जवाब दे आप हैं, जवाब दीजिए, लेकिन गलत ज़बान इस्तेमाल। बिल्कुल, मैं इसलिए डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ये फैक्ट है। लेकिन हालात बदल गए मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी। एक जो लॉगर हेड्स पे थे मामलात, वो तब्दील हुए, मियां साहब इसी दौरान बाहर भी गए, फिर मामलात भी दुरुस्त हुए, फिर इमरान खान साहब की हुकूमत भी गई, तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब हुआ। इमरान खान साहब की जमात अब पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाकर आपको लगता है वो कुर्बत हासिल कर पाएगी एस्टैब्लिशमेंट के? जी, मैं शुक्रगुजार हूँ आपने इस बात को सामने रखा कि हमारे रिकॉर्ड पे कभी भी फौज को जानवर कहना नहीं है या उनको मीर जाफर मीर सादिक कहना नहीं है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड पे 9 मई भी नहीं है। हमने सख्त तरीन जो फौज की सियासत में मुदाखलत है उस पर मियां नवाज शरीफ ने नाम लेकर उसके ऊपर तनकीद की, लेकिन उन्होंने कभी रियासत के ऊपर हमलावर नहीं है, उन्होंने आग का रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने शहीदों की यादगारों की बेहुरमती का रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने रियासती इदारे रेडियो पाकिस्तान उनको जलाने का रास्ता नहीं अपनाया। तो यही फर्क है कि आप क्या अपनी जो जमहूरी जद्दोजहद है
जो आइन में लिखा है कि अल्लाह के बाद अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में इक़्तिदार होगा, उसकी जिद्दोजहद का आप क्या रास्ता अपनाते हैं? तो हमने एक जमहूरी अमन का रास्ता अपनाया है, हम आज भी उस पर खड़े हैं। तो इन्होंने, इमरान खान ने तशद्दुद का रास्ता अपनाया। तहरीक इंसाफ की बुनियाद ये थी कि वो दूसरे लोगों को आज भी जो भी कहें फौज के बारे में, लेकिन वो दूसरों को चोर, डाकू, काफर और गद्दार की बुनियाद पर वो जमात खड़ी है। जब तक वो उसको क्लियर नहीं करते और पाकिस्तान की जमहूरी सियासी मेन स्ट्रीम में नहीं आते, उनके लिए रास्ते उस तरह नहीं खुल सकते, चाहे अवाम में हो चाहे वो फौज में हो। अच्छा नुसरत जावेद साहब, ये हमने नारे तो सर बहुत सुने, आप तो उस्ताद हैं हमारे, आपने सारी उम्र अपने देखा है, नारे बड़े लगे, बयानिए बड़े बने। तो सर ये जड़ा नवा नारा है, मतलब पाक फौज जिंदाबाद, तो सर ये कोई डिविडेंड मिलेगा तहरीक इंसाफ को इसका, या अगेन मैं दोहराऊंगा टू लिटिल टू लेट? नहीं बरादर मिल्लत, आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जिनके थ्रू ये नारा लगवाया जा रहा है, मसलन मरवत साहब, उन बेचारों के साथ गुज़श्ता 3 दिनों में उनकी अपनी जमात ने क्या किया। तो मेरा ख्याल है कि उसी से ये बात वाज़ेह है। मेरा अपना ख्याल है कि जो सही मैसेजिंग हो रही है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से, आपको शायद वो बुरी लगे, हमारे यहाँ अब ये हो गया है जी मरूसी सियासत या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, उनका इस वक्त जो अपना मूड है जेल में, आई थिंक कि वो ऑथेंटिकली जो है वो अलीमा बीबी रिफ्लेक्ट कर रही हैं, मेरी नाक़िस राय में, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक। अच्छा, दूसरी बात यह है सर कि सुलह सफाई भी ताली की तरह 2 हाथ चाहती है। दूसरी तरफ जो पार्टी है साहब, उन लोगों ने अपने सीनियर तरीन अफसरों को, आप अच्छी तरह जानते हैं, फिर क्यों निकाला। जी जी। तो अगर उन्होंने अपने बंदे नहीं छोड़े, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि उनके खिलाफ देयर वाज कॉन्स्पिरेसी टू टॉपल देम, टू डिस्ट्रॉय द कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना साहब? बिल्कुल ऐसे। तो अगर उन्होंने अपने लोगों को सजा दी और उसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो, मैं उसको पसंद करूं या ना करूं, एज अ सिविल सोसाइटी प्रमोटर एंड डेमोक्रेसी लवर एंड वगैरह वगैरह वगैरह, एज अ पैसिफिस्ट, लेकिन प्योर पार गेम के हवाले से जिन पे आजकल ज़िंदगी तंग की जा रही है, जो लोग गायब होते हैं और फिर आके कभी चिल्ला काटने की दास्तान सुनाते हैं और कुछ और बातें करते हैं, जी जी, ये सारी की जस्टिफिकेशन ये बन रही है ना सर कि एक साजिश हुई थी। जी जी, जिसका मतलब ये था कि कंट्रोल एंड कमांड स्ट्रक्चर को तबाह करना है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है। बिल्कुल ठीक। तो अगर वो अभी तक वो बयानिया या वो केस अभी तक प्रिवेल कर रहा है, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के नारे लगवाने से बात होगी। दूसरा एक और पहलू भी आई थिंक कि अतहर साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट कहा है और उसको आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो 1969 के बाद ये समझ गई, 79 के बाद वो समझ गई थी अपने वालिद की फांसी के बाद कि भाई लचक दिखानी होगी अगर इक़्तिदार में वापस आना है। फिर वो 1986 में आई, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही यू टर्न नहीं लिया। आपको याद होगा 10 अप्रैल 1986 को मीनार पाकिस्तान पे उनके जलसे का इख्तिताम इस नारे से होता है, ज़ियार रहे या जावे, यानी एक बंदे को उन्होंने करके और वो रखा कि जी हमारा अभी भी हम काइंड ऑफ वी आर सॉर्ट ऑफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट। अब हमें तो भैया अभी तक चूरन ये बेचा जा रहा है कि पाकिस्तान की आबादी जो है 60 to 65% वो यूथ बल्ज है और वो गुस्से से, जुनून से, रेस से भरे हुए हैं एंड पीटीआई इज रिप्रेजेंटिंग देम। तो ये जो जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, ये तो वो रेज को रिफ्लेक्ट तो नहीं करेगी, नहीं करेगी। तो इट्स इंश्योरिंग का लो टर्न आउट हो। बिल्कुल ठीक। इट इज इंश्योरिंग का लो टर्न आउट हो 8 फरवरी को। मुझे तो यूँ महसूस हो रहा है। आई थिंक आपको अतर साहब ने ये जो पॉइंट बताया है, हमें इस पर भी कड़ी निगाह रखनी चाहिए। मैं जनाब बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जनाब साहब का, जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब का और अत्तर काज़मी साहब का। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। तहरीक इंसाफ अपना नया चेयरमैन इलेक्ट करने जा रही हैं, लेकिन वहाँ आज सेंट्रल सेक्रेटरीट में पहुँच गए जनाब अकबर बाबर साहब। क्यों पहुँचे, क्या पहुँचे, कहने के लिए गए कि भाई इलेक्शन हो रहा है तो बताए तो सही इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, आपका बॉडी क्या है, नॉमिनेशन पेपर कैसे लेना है। और उन्होंने कहा बहुत से बानी रहनुमा चाहते हैं कि उसके अंदर हिस्सा ले,
क्या कह रहे थे अकबर एस बाबर साहब और उनका मौक़िफ़ क्या है? क्या मामला खटाई में पड़ सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? ब्रेक के बाद बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद आप खुशामदीद कहते हैं। अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि एक बात मैं आपको पहले ज़रूर बता दूं, अकबर एस बाबर साहब इस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि गौहर खान साहब हिमायत याफ्ता है इमरान खान साहब के और वही चेयरमैन इलेक्ट होंगे। बट अकबर एस बाबर साहब बहुत शुक्रिया आपका। आई एम श्योर, मुझे पता है आप आज बहुत मसरूफ भी हैं। आपका स्टांस है क्या? बेसिकली चीज़ें तो बड़ी क्लियर की हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि इमरान खान की हिमायत हासिल है, गौहर खान साहब बन जाएंगे, हमने तो सिंबल बचाना है, इसलिए सारी एक्सरसाइज हो रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब मेरी तो एक बड़ी लंबी स्ट्रगल है, और अगर आप उसको जरा सा भी करीब से देखें तो मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि हमारा बुनियादी मकसद है कि पार्टी को एक जमहूरी इदारा बनाना और उसको एक ऐसा इदारा बनाना जहां लीडरशिप अकाउंटेबल हो और ट्रांसपेरेंट हो और अपने वर्कर्स के आगे जवाबदेह हो, और वो जो लीडरशिप है वो वर्कर्स के मेरिट पे इलेक्ट हो। ये बुनियादी प्रिंसिपल्स है जिसको हमने तय किया था 1997 में, जब हमने इसका पीटीआई का ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो उसको ड्राफ्ट किया था, उसमें ड्राफ्टिंग में मैं भी शामिल था, उसमें हामिद खान थे, उसमें मिराज मोहम्मद खान थे, उसमें फौजिया कसूरी थी, उसमें सईदुल्ला नियाजी थे, चंद और लोग थे। ये छोटी सी कमेटी थी एंड वी स्पेंड डेज एंड डेज, और हमने इसको, और उसमें एक बड़ा डेमोक्रेटिक कल्चर रखा था पार्टी का। यानी यहाँ तक कि पार्टी के जो चेयरमैन है वो 3 साल के लिए 2 टर्म से ज्यादा रह ही नहीं सकते एक शख्स। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा तो बड़ा मकसद और फंडिंग जो केस फिर चला वो भी यही था कि पर पार्टी अकाउंटेबल होनी चाहिए। नहीं, बट आप आज जब गए सर, तो आप क्या खुद अपने नॉमिनेशन पेपर्स भी फाइल करना चाहते हैं? यू ऑल्सो वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शंस? देखिए, मैं तो अलॉन्ग विद अदर सम फाउंडिंग मेंबर्स और मेंबर्स जो सारे मतलब नोन है, हम टेक्सला के फाउंडिंग मेंबर थे मेरे साथ। मसलन मुझे सईदुल्ला नियाजी ने मियां वाली से टेलीफोन किया, वो जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट पीटीआई पंजाब, इमरान खान के फर्स्ट प्रेसिडेंट, ही स्पेसिफिकली सेड कि अकबर आई वांट टू कंटेस्ट दिस इलेक्शन। मैंने कहा सो डू आई एंड अदर्स, लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ये इलेक्शन हो कैसे रहे। सो ठीक हो गया। आज क्या हुआ सर, फिर आपको कुछ मिली इन्फॉर्मेशन वहां पर? Unfortunately, it was a very sad experience in the sense कि जब हम वहाँ गए और फिर पीटीआई के जो सेंट्रल ऑफिस के नुमाइंदे थे वो हमारे सामने आए, तो मैंने उनसे तीन दरख्वास्तें की। बेसिकली मैंने उनसे एक सवाल ये किया कि मैंने कहा जी मुझे कागजात नामजदगी दी जाए ताकि हम पीटीआई के जो मेंबर्स हैं, एंड बाय द वे आई एम स्टिल अ मेंबर डिस्पाइट पीटीआई क्लेम, मेरे पास इलेक्शन कमीशन का फैसला है May 17, 2017 का, सिंगल बेंच हाई कोर्ट, डबल बेंच हाई कोर्ट, एंड सो अदर्स आल्सो ऑल मेंबर्स। हमने कहा जी हमें कागजात नामजदगी दे, ये तो हमारा एक हक बनता है ना। आपको नहीं मिले? आप नहीं। और अब दूसरी बात हमने की कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए। तीसरी बात हमने की कि इलेक्शन के कवायद। अब सुनिए कि जवाब क्या आया। उन्होंने जवाब ये नहीं किया कि हम आपको नहीं दे सकते, उन्होंने कहा जी हमारे पास ये चीजें है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, हम आपको कैसे दें? जब बुनियादी चीज जो किसी भी, अभी आपने दुनिया में कभी इलेक्शन सुना है कि उसमें वोटर्स की लिस्ट ही ना हो? ठीक हो, वोटर के अब आप क्या करेंगे बाबर साहब? आपको मिला नहीं है तो क्या करेंगे आप? देखिए, हम इसके लिए ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट हो गई हैं, क्योंकि जो पीटीआई के नुमाइंदे जो थे, एंड आई रिस्पेक्ट देम, जिन्होंने आए, जिन्होंने ऑनेस्टली बात की, हम ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट हो गई हैं। तो ये फैक्ट जो है ये फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लाएं। आइंदा इलेक्शन कमीशन इस पर क्या फैसला करता जा रही है, उनका स्वाद दीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब, हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।